यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। पहला है कि रेखाखंड का अंतर विभाजन और दूसरा है रेखाखंड के मध्य के बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले वाले की बात कर लेते हैं। फार्मूला समझ लेंगे, क्वेश्चनों को आसानी से लगाया जा सकता है। रेखाखंड का अंतर विभाजन का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा को जब 2 भागों में बांटता है ऐसा कोई बिंदु, अगर आप इस रेखा AB पर ध्यान देंगे तो इस रेखा AB को बिंदु C 2 भागों में बांट रहा है। एक भाग ये है और एक भाग ये है। और जब किसी रेखाखंड का अंतर विभाजन, यहाँ पे जो अंतर का प्रयोग किया गया, यानी कि ऐसा बिंदु जो अंदर से 2 भागों में बांटता है, उसे अंतर विभाजन कहते हैं। अगर कोई बिंदु बाहर से उसको 2 भागों में बांटेगा तो उसे बाह्य विभाजन कहेंगे, जो आगे वाले चैप्टरों में शायद पढ़ सकते हैं हम लोग। तो जब अंतर विभाजन की बात करेगा और x1 y1 x2 y2 देगा और उन दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी अगर m1 देगा और यहां से यहां तक के बीच की दूरी अगर m2 देगा, तो कल या फिर परसों आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? cx, y बराबर 12 था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कामा करके ये फार्मूला यही खत्म नहीं होता। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मेरे भाई m1 m2 पे ध्यान देंगे, आखिर m1 m2 है क्या? तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी m1 है और यहां से यहां तक के बीच की दूरी, सवालों से अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। ये पहला पॉइंट था हमारा। थोड़ा दूसरे बिंदुओं पे भी चर्चा कर लेते हैं। रेखाखंड का मध्य बिंदु का मतलब होता है कि एक बिंदु जब इस रेखा को 2 बराबर भागों में, हमने एक शब्द का प्रयोग किया बराबर भागों में, वहां बराबर भागों में नहीं बांटेगा। यानी कि आप देख के बताइए, क्या इस लाइन को, ये जो बिंदु है, मान लीजिए कि ये C है, और रेखा AB को क्या बिंदु C बराबर भागों में बांटा है? यहाँ पे कम दिख रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा होगा, कुछ ये कंडीशन वहां बनेगा। यानी ये दोनों बराबर हो कोई जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा, ये दोनों ये यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होना तय है, क्योंकि बीच में बोल दिया है मध्य। अब मध्य वही होता है कि बीच बीच में होता है। यानी कि अगर हम बीच में खड़े हो जाते हैं तो हम मध्य बिंदु में खड़े हुए हैं, यहां से यहां तक की बीच की दूरी और यहां से यहां तक की बीच की दूरी बराबर, यानी कि हम इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। कुछ वही काम यहाँ पे C कर रहा है। C क्या कर रहा है कि AB को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और जब ये कंडीशन बनेगा कि 2 बराबर भागों में कोई बिंदु बांटेगा तो उसके लिए फार्मूला लिखवाया गया कि cx, y बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान। याद है कि भूल गए? याद है, बहुत बढ़िया है। तो अब प्रश्नावली 6.3, उससे पहले बता देते हैं 6.2 में अभी क्वेश्चन बचे हुए थे, घर पे गए हैं, पूरा वीडियो बना दिए हैं उसका। 6.2 में जितने भी क्वेश्चन बचे थे सबका वीडियो पड़ गया उस पे, यूट्यूब पे। इसीलिए बनाया क्योंकि समय बहुत, कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाया, वो रात को डाले हैं यूट्यूब पे। तो अब मेरे भाई प्रश्नावली 6.3 निकालेंगे, पहले क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे हम लोग और देखेंगे कैसे लगता है ये। पहला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, अब आप लोगों का काम शुरू हो गया है। बारी बारी से बताइए, ए के निर्देशांक कितने हैं? 5, -7। बी के निर्देशांक 4, सी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यही कह रहा है कि बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और थोड़ा सा साथ दीजिए शांत होकर के।
क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है। ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा, सब कुछ ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में बोला है कि ये जो लाइन एडी है, लाइन एडी है, वो बीसी को आधा कर देता है, वो बोला है। एक बार पढ़ के बता देते हैं कहां बोला है। माध्यिका बोला है कि एडी त्रिभुज की माध्यिका है, बोला है। माध्यिका का मतलब होता है कि एडी बीसी जो रेखा पे गिरी है, इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। तो किसके निर्देशांक बताने के लिए बोला है? इसके निर्देशांक बताने के लिए बोला है। वहां पे जो फार्मूला लिखवाया गया था कि जब साइड साइड का निर्देशांक पता हो और बीच वाले का निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले बी के निर्देशांक लिखेंगे मेरे भाई 4, 7। सी के निर्देशांक लिखेंगे 6, -5 और डी के निर्देशांक हम मान लेंगे कि ये निर्देशांक x, y है। हमने मान लिया है। फार्मूला हमको पता है, x, y बराबर क्या होता है? आप कहेंगे x1 प्लस x2/2, फिर कहेंगे y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला हम अपने पास से नहीं बोल रहे हैं, ये किताब वाले ने कहा है कि बीच का बिंदु निकालना है तो x1 प्लस x2/2 लिखिए, y1 प्लस y2/2 लिखिए। फार्मूला याद है ना? दो बिंदु अगर दिया हुआ हो और बीच का बिंदु पूछ ले तो यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। कुल मिला जुला के मेरे भाई इसमें से x1 निकालिए, y1 निकालिए, x2 निकालिए, y2 निकालिए, आंसर आने वाला है। बोलिए dx, y बराबर x1 का मान बोलिए 4, x2 का मान बोलिए बटे 2। कितना आसान सवाल है, बस बच्चों का मन लग जाए तब ना। y1 का मान बोलिए प्लस y2 का मान बोलिए। ये नहीं बोलेंगे, अब बाबू लोग जान गए। ठीक बात है। dx, y बराबर मेरे भाई 6, 4, 10/2, 7 में से 5 जाएगा 2/2। जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5, अरे 2 5 10 और 2 से कट गया 1, यानी कि dx, y के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? नहीं आया है? हाँ, यहाँ यही आंसर है। उस बिंदु का कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, वो भरमाने के लिए दिया था। तो कॉपी पे उतारेंगे कि आगे बढ़े? हम आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि जिंदगी। हाँ, कुछ कह रही है? दोबारा समझा देते हैं। अरे मिटा दिए, दोबारा समझाने वाले थे ना। ऐसे ही ऐसे कह देते हैं। देखिए समझिए, बताएं। त्रिभुज भरमाने का एक तरीका है। कुल मिला जुला के हमको अपना पूरा फोकस रेखा बीसी पे रखना है। जब रेखा बीसी को देखते हैं तो बिंदु डी बीसी को दो बराबर भागों में बांट देता है। बोला है कि डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले वाले में x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे वाले में x2 y2 मान लेते हैं। दो बिंदु दिया हो और बीच का पूछे तो फार्मूला याद है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। बारी बारी से सभी मानों को उस फार्मूले में रखते हैं, सॉल्व करते हैं, कटता है, आंसर आ जाता है। आसान सवाल था। प्रश्न नंबर 2 पढ़िए भाई। ए और बी दिया नहीं रहता है, कभी कभी अपने पास से मानना पड़ता है। थोड़ा शांत हो जाओ। देखिए सवालों को समझ लेना 50% आंसर होता है। ठीक, एक बार इस चित्र को समझ लेते हैं। पूरे सवाल का निचोड़ यही चित्र हमारा है।
यहां पे रेखा ए बी देखिए, रेखा ए बी देखिए, एक निर्देशांक दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक दिख रहा है, बोला है कि एक पॉइंट सी है, वो किताब वाले ने नहीं बोला है, लेकिन जैसे बोला है कि वो 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर ये रेखा है यहां से लेकर यहां तक, इसको 3:2 के अनुपात में बांटना है, इसका मतलब इसका 3 हिस्सा किसी और को दे दीजिए और 2 हिस्सा किसी और को दे दीजिए, यही मतलब होता है। तो क्या कह रहे थे हम लोग, एक रेखा को 3:2 के अनुपात में बांटना मतलब 3 हिस्सा कहीं और रख देना, 2 हिस्सा कहीं और रख देना है। और जब कभी भी इस तरह दिख जाए तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें m1 m2 का फार्मूला लगने वाला है। सावधानी के लिए बता रहे हैं, जब कभी भी अनुपात 3:2, 4:5, 10:15 दिख जाए, जान लीजिए कि ये भाई m1 m2 का फार्मूला है, बहुत बड़ा फार्मूला है। फार्मूला हम लोगों ने याद किया हुआ है, सी एक्स कामा वाई बराबर क्या होता है भाई, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस, केवल फार्मूला बताते रहिए, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। कामा ये क्या है, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस, आइए बांट देते हैं पहले, एक मिनट भाई इधर देख, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, इसका तो मान ही निकालना है। m1 m2 क्या है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। बच्चों के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि क्या उसको m1, क्या इसको m2 माना जा सकता है, माना जा सकता है, माना जा सकता है। आप इसको m1 मान सकते हैं, इसको m2 मान सकते हैं, और आप इसको x2 y2 भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान सकते हैं। आंसर सबका सेम ही आता है। सवाल लगाते हैं भाई, m1 का मान बोलिए, मान तो बोलो यार, 3 गुणे x2 का मान बोलने में नहीं कंजूसी होना चाहिए, m2 का मान 2, x1 का मान 6 बटे 3 प्लस 2, m1 प्लस m2 3 प्लस 2। कुछ बच्चे ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं और कुछ बच्चे सच में ध्यान से पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या अंतर हो जाता है उन दोनों बच्चों में। m1 का मान 3, y2 का मान मेरे भाई 5 प्लस m1 का मान, m2 का मान 2 और y1 का मान 3 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 2। देख लीजिए, मानों को केवल फार्मूले में पुट किया गया है, केवल इस रेखा को समझ लेंगे, ये सब तो आसान चीज। सी एक्स कामा वाई बराबर भाई होता है 3 चौक को 12 माइनस 12 प्लस 2 छके 3 2, कामा लगाते रहेंगे, 3 पचे प्लस 2 तिहाई बटे 3 2, माइनस 12 प्लस 12 15 6, जीरो में 5 से भाग देंगे, हाँ बहुत बढ़िया, जीरो आएगा, जीरो आएगा। 21 में 5 से भाग देंगे तो 21 बटे 5 अगर आंसर आया हो तो ठीक है, वरना दशमलव में बदलना आया है। हाँ देखिए, कभी कभी उत्तर माले के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है, अगर वो दशमलव में देगा तो हम भी बदल जाएंगे। हाँ पेपर में कैसे समझ में आएगा, पेपर में अगर ये भी लिखेंगे दशमलव में भी लिखेंगे, कोई नंबर नहीं काटा जाता है, वो जान जाता है एग्जामिनर। समझ में आया कि दोबारा समझाएं, दोबारा समझाएं, बहुत बढ़िया, दोबारा नहीं समझाने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए।
बोला है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखिए एक बच्चा बात नहीं कर रहा आपस में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी वृत्त के व्यास के एक छोर के निर्देशांक 4,1 है तथा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 1,3 है। तो हाँ सॉरी 1,-3 है। तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवालों को चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं भाई। उसने वृत्त की बात की, हमने वृत्त बना दिया। पहले वाले क्वेश्चन में त्रिभुज की बात की, हमने त्रिभुज बनाया। वृत्त के केंद्र यहाँ पे होते हैं, आप भाई लोगों को पता है। आपको पता है व्यास क्या होता है? एक रेखा जो केंद्र से होकर के जाती हो उसे हम व्यास कहते हैं। पूरी दूरी को व्यास कहते हैं, आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, एक चक्कर लगाने को परिधि कहते हैं। थोड़ा बहुत याद है? पूरा याद है बच्चों को, बहुत बढ़िया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वृत्त के एक व्यास एक छोर के निर्देशांक, एक छोर मतलब एक किनारे, क्या बात है, 4,-1 और दूसरे छोर के निर्देशांक नहीं दिया हुआ है। केंद्र के निर्देशांक यानी कि बी के निर्देशांक 1,-3 है। तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक यानी कि x, y ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, दोबारा नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, अंत बार बोलेंगे। ए बी और बी सी दोनों दूरियां आपस में इसलिए बराबर हो जाती हैं क्योंकि दोनों आपस में त्रिज्याएं हैं और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ये हमको पढ़ाया गया था। यानी कि ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर है और फार्मूला लिखवाया गया था डी एक्स कामा वाई बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला तभी लगाते हैं जब एक रेखा हो और उसके दो निर्देशांक दिए गए हो और बीच वाला बिंदु रेखा को आधे यानी कि 2 भागों में बांटता हो। उस कंडीशन में हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जब हमने वृत्त को थोड़ा समझा, थोड़ा जाना, तो ये पता लगाया कि ये दोनों दूरियां बराबर हैं। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगाया जा सकता है। पर मसला ये है कि इससे पहले इन मानों को निकाला जाता था, इसकी बार इस वाले क्वेश्चन में उस मानों को निकाला जाना है। तो क्या करेंगे देखिए, ये बी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, यहां पे 1। अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x कामा y हो गया है। अब x का मान जब आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे x का मान 1, y का मान -3। तो b x का मान बोलिए 1, y का मान -3 बराबर x1 का मान बोलिए 4 प्लस x2 का मान x2 का मान x2 का मान बटे 2 कामा y1 का मान बोलिए भाई, अब प्लस y2 का मान बोलिए y अपान। अब इसमें समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझ लेंगे आसान हो जाएगा भाई। इससे पहले क्या होता था, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते थे, आंसर आ जाता था। अब क्या 4 में x जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। उस कंडीशन में एक बार समझा देते हैं, एक बार ध्यान लगा के समझेंगे, हो जाएगा। ये जो पहला मान होता है, ध्यान से पहली बार पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये जो पहला मान होता है ये पहले वाले का होता है, बीच में कामा आया, यहां कामा आया, दूसरा मान इसका होता है। एक बार गौर से देख लेंगे, ताउम्र नहीं भूलेगा। क्या कहने जा रहे हैं, ये जो पहला मान होता है वो पहले वाले का होता है, बीच में कामा, थोड़ा बड़ा बना दे, बीच में कामा, दूसरा मान दूसरे वाले का होता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि पहले मान को पहले वाले के बराबर दिखाएंगे, दूसरे मान को दूसरे वाले के बराबर दिखाएंगे। और जब हम सवालों को लगाएंगे यानी कि a बराबर इसके बराबर दिखाएंगे 4 प्लस x बटे 2 और उस -3 को हम -1 प्लस y बटे 2 के बराबर दिखाएंगे। देखिए हमेशा पहला वाला मान पहले वाले के बराबर होता है, दूसरा वाला मान दूसरे वाले के बराबर होता है, वही लिखे हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो x का y का मान निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता ही है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम में 2, 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाता है। x का मान निकालना है, 4 को भेज दीजिए, 4 आएगा तो -4 हो जाएगा, -4 में से 2 निकालेंगे -2 होगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, -2। वहां पे गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 बराबर -1 प्लस y
-1 को भेजेंगे तो +1, 6 में से 1 निकालेंगे तो -5, यानी कि y का मान कितना आ गया। x और y का मान पूछा था क्या, x का y का मान आया है भाई, -2 का -5 आया है। ठीक बात है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा।